हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 यानी कि सेट नंबर 3 और पार्ट नंबर 7। इसको हम लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपके इंटरमीडिएट के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका अनसीन पैसेज। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 6 मार्क्स का आता है और इस क्वेश्चन में बहुत ही आपके जो नंबर होते हैं उन्हें आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इन नंबरों को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सब कुछ इसमें ही दिया होता है। यदि स्टूडेंट को थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर लेगा क्योंकि इसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो देखो 3 क्वेश्चन होते हैं लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। और 4 क्वेश्चनों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहला और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो डिपेंड ऑन क्या होता है, यानी कि पैसेज पर ही डिपेंड होता है। यदि हमको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो हम उन दोनों प्रश्नों के आंसरों को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन बात आती है कि क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस पैसेज को पूरा पढ़ते हो, पूरा पढ़ोगे, समझोगे तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। जब आपके जो दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों कर सकते हैं क्योंकि हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि हम आपको समझाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं और उन क्वेश्चनों के दोनों टॉपिकों को माइंड में रखना है और फिर पैसेज को पढ़ना शुरू करना है। ये नहीं है कि आपको पूरे पैसेज की हिंदी आनी चाहिए जभी आपकी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है तो उस बेस पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको उसमें इसकी हिंदी नहीं लिखनी है, एग्जाम में आपको उसकी हिंदी नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं आपको उस पैसेज के बेस पर, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की ये इंग्लिश की क्लास थी आपकी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 सेट नंबर 3। यानी कि अब तक आपके 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका तीसरा सेट। क्या चल रहा है? तीसरा सेट। और तीसरा सेट भी आज आपका समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसका ये लास्ट पार्ट है और कह सकते हैं कि इसका 13वां क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कौन सा है? अनसीन पैसेज का। तो क्वेश्चन की जानकारी आपको होनी चाहिए और सेक्शन बी पार्ट है आपका ये, यानी कि सेक्शन बी पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने इसमें पूरा नहीं लिखा है लेकिन हम अनसॉल्व के बेस पर आपको हम इसको पूरा समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हो सकता है कि सभी बच्चे अनसॉल्व पेपर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हम इसी टाइप से आपको पूरा जो क्वेश्चन होता है उसको हम पूरा लिख देते हैं ताकि आप इसको ठीक प्रकार से समझ सकें और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यदि आपके पास अनसॉल्व पेपर भी नहीं है तो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो कॉमन चीज़ थी वो हमने लिख दी है इस पर, लेकिन क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की दृष्टि से हम अनसॉल्व पेपर को ले लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरी तरह से इसको हम समझ सकें। तो क्वेश्चन इसमें है, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है तो आपका ये 13वां क्वेश्चन है। क्या है? 13वां क्वेश्चन है और कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज यानी निम्नलिखित पैसेज को बड़ी सावधानी के साथ पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो उसके क्वेश्चन है उन प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें यही इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब आपको इस पैसेज की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई। वो क्या बात थी कि हमको सबसे पहले क्या है कि हमको क्वेश्चनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हम जब पैसेज को पढ़ेंगे, नहीं तो पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा।
पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन और फिर पैसेज पढ़ना पड़ेगा। कब? जब उसके आंसर ढूंढेंगे। इसीलिए हमको पहले क्वेश्चनों को पढ़ना है और जो क्वेश्चनों में मुख्य बात है उसको दिमाग में रखना है, बस खाली इतना ही करना है आपको। बाकी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो इसमें हमने 1 2 3 यानी 3 क्वेश्चन होते हैं, बट जो तीसरा क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, तो ये 2 मार्क्स का होता है, ये भी 2 मार्क्स का होता है, और हम कह सकते हैं कि ये 1 मार्क्स का है और ये भी आपका 1 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपके टोटल कितने हो जाते हैं, ये 6 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको इस बात की जानकारी होगी कि आपका जो अनसीन पैसेज क्वेश्चन होता है वो 6 मार्क्स का होता है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला देख लेते हैं क्या है। वाई वाज सरदार पटेल कॉल्ड, वाई मिस क्यों, वाज मिस थातीते होता है, सरदार पटेल को कॉल्ड मिस पुकारा जाता था या बुलाया जाता था द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के लौह पुरुष के रूप में, भारत के लौह पुरुष के रूप में क्यों बुलाया जाता था, क्यों पुकारा जाता था। ठीक है ना, तो ये बात पता चल गई आपको कि हमको क्या देखना है, आयरन मैन ऑफ इंडिया को देखना है और कॉल्ड शब्द को देखना है और सरदार पटेल के बारे में जानकारी लेनी है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार के व्यक्ति थे, वाज मिस थे सरदार पटेल किस प्रकार के व्यक्ति थे, कब, इन हिज प्राइवेट लाइफ, अपने निजी जीवन के संबंध में, यानी अपने निजी जीवन में वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो 2 बातें पता चल गई हमको। अच्छा जी, ठीक, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इटलिसाइज अंडरलाइन पोर्शन, यानी कुछ पोर्शन इसमें क्या है, अंडरलाइन हो रहा होगा और उसको आपको बताना है और उसका क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। यानी कि उस लाइन की आपको, जैसे कि एक लाइन दे रखी है तो कम से कम आपको 2-2.5 लाइन उसके उसमें संबंध में बतानी है। यानी कि उसके जो शब्द हैं उनको आप सेंटेंस के रूप में प्रयोग कर दोगे। ठीक है ना, अब वो लाइन मैंने यहाँ पर इंडिकेट नहीं की है, लेकिन मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ अदर पेन से, मार्कर से, ताकि आप उसको पहचान सकें। ठीक है, तो वो है आपका यहाँ से, डेट से। ठीक, ये डेट से है आपका यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है जिससे कि आप पहचान सकें कि कौन सा वाला वो लाइन है। ठीक, अच्छा जी, अब क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। गिव ए सुइटेबल टाइटल ऑफ एबव पैसेज, जो ऊपर पैसेज दिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक क्या है, टाइटल पूछा है। तो देखो टाइटल में तो हम यही कह सकते हैं कि इसमें सरदार पटेल के बारे में बताया गया है और वो एक आयरन मैन थे। ठीक है ना, तो हमारा टाइटल होगा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा यही क्वेश्चन में ऐसे ले लेंगे, हमारा टाइटल यही बन जाएगा। ठीक है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। देखो समय कितना कम वेस्ट हो रहा है। अब आपके जो 2 क्वेश्चन हैं ये हमको ढूंढने हैं। ठीक है, अब इसको हम, अब पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, बट मैं आपको पूरा समझाऊंगा क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है सिर्फ। लेकिन आप क्या करोगे, आपकी नज़र सिर्फ इसी पर रहेगी। ठीक है ना, आपकी नज़र इसी पर रहेगी। तो अब इसको शुरू करते हैं समझना, ताकि आप इसे ठीक से समझ सकें। There seems to be a general opinion in the country, यानी कि इन द कंट्री मतलब देश में, देश में अब क्या है, प्रतीत होता है, टू बी ए जनरल ओपिनियन, कुछ सामान्य राय, यानी देश में कुछ सामान्य राय प्रतीत होती हैं। देश में क्या होता है, कुछ सामान्य विचार, ओपिनियन में क्या होता है, विचार प्रतीत होते हैं, और जनरल में सामान्य कह सकते हैं या आम कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि देश में कुछ सामान्य राय हैं या सामान्य राय प्रतीत होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। दैट की सरदार पटेल वाज स्लाइटी ऑफ द हर्ष, मतलब कि सरदार पटेल वो जो थे वो क्या थे, थोड़े से कैसे थे, हर्ष, यानी थोड़े से कठोर थे,
एंड रफ, थोड़े से उग्र थे, टेम्परमेंट यानी कि स्वभाव से। तो कह सकते हैं कि सरदार पटेल जो थे वो थोड़े से कठोर या सख्त कह सकते हैं, और कैसे थे, उग्र थे, गुस्सा वाले कह सकते हैं, गुस्से यानी गुस्सा वाले थे। यानी कि सरदार पटेल जो थे वो स्वभाव से कैसे थे, थोड़े उग्र या सख्त, कठोर, गुस्सा वाले थे, ठीक है ना। तो अभी तो इसमें कोई बात नहीं आई इसमें, ठीक। आगे चलते हैं। द पीपुल कॉल हिम, देखो कॉल शब्द आ गया, अब हमने पहचान लिया। पीपुल कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोग उनको क्या पुकारते थे, भारत के लौह पुरुष के रूप में पुकारते थे। ही वाज नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं था। एन आयरन मैन, एक जो लौह पुरुष होता है, इन द सेंस, स्वभाव से, डेट की वन, एक व्यक्ति जो कुड रिले ऑन, भरोसा कर सकता था, एक व्यक्ति जो भरोसा कर सकता था। अब देखो यहाँ से आपको नई चीज़ ध्यान रखनी है, इस चीज़ का भी आपको मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि इसका आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसको आपको। तो डेट मिस, जो वन, एक व्यक्ति, कुड मिस सकता था, रिले ऑन माने भरोसा कर सकता था, हिम माने उस पर, फॉर एंड इफिशिएंट, कुशल, एडमिनिस्ट्रेशन, किसके लिए, प्रशासन के लिए। यानी कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर कोई भी क्या कर सकता था, प्रशासन के लिए कुशल भरोसा कर सकता था। तो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब इसमें हमें एक चीज़ और मिल गई, क्या मिल गई, यानी कि वो कैसे थे। अब देखो उनके बारे में हमको ये जानकारी मिल गई कि वो कैसे व्यक्ति थे, पता चल गया ना आपको, ठीक। और उनको आयरन मैन क्यों कहा जाता था, ये भी अब बात हमको आ गई है, थोड़ी सी आगे और पढ़ लेते हैं, ताकि दोनों क्वेश्चनों का आंसर हमको बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाए, ताकि हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन का तो आंसर हमको मिल जाएगा इसमें, ठीक है, वो हमको कहीं से तोड़ तोड़ के लाना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, और वैसे भी जानते हैं आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। बट लेकिन, एज ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, टू दोज यानी कभी कभी, हु माने जो, हैड ए गुड फॉर्चुनेस, उनका अच्छा कैसा होता था, सौभाग्य था, ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कांटेक्ट, यानी कि उनके नज़दीक आने में, कुछ लोग जब उनके नज़दीक आते थे तो कैसा मानते थे, अपने आप को बहुत अच्छा सौभाग्यशाली मानते थे। विद हिम, ही वाज काइंड, वह दयालु थे, एंड कंसाइडरेट, और कैसे थे, विचारशील थे। तो अब ये बात देखो यहाँ पे आ गई, उनका जो प्राइवेट जीवन था वो कैसा था, ही वाज काइंड एंड कंसाइडरेट, कैसे थे वो, विचारशील थे। तो दूसरे का आंसर मिल गया। अब आगे हमको दोनों आंसर मिल चुके हैं, आगे हम पढ़ें चाहे इसको ना पढ़ें, ये हमारी स्वेच्छा पर डिपेंड है, ठीक है ना। यानी कि हमको दोनों आंसरों के, दोनों क्वेश्चनों के आंसर यहाँ तक मालूम हो चुके हैं, अब इसे हम आगे पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको पूरे उसकी जानकारी देनी है। एट टाइम्स, कभी कभी, ही इवन बिकेम, कभी कभी वह क्या हो जाते थे, इमोशनल, भावुक हो जाते थे। वेयर, जहाँ पर, हिज फ्रेंड, उनके मित्र, जहाँ पर उनके पर्सनल मित्र यानी कि निजी मित्र कह सकते हैं, पर्सनल क्या होते हैं, निजी होते हैं ना, जहाँ पर उनके निजी मित्र, एंड फॉलोअर, और उनके अनुयायी, वर कंसर्न, चिंतित होते थे। यानी कि वो कैसे होते थे, वो भावुक हो जाते थे, जहाँ पर उनके जो मित्र थे, निजी मित्र थे, और उनके फॉलोअर परेशान होते, चिंतित होते थे। वंस, एक बार, ही जज, उन्होंने किसी को चुन लिया, द मैन, व्यक्ति के रूप में, एंड फाउंड हिम करेक्ट, तो उसे सही समझते थे, ठीक है ना। ही ट्रस्टेड हिम, वह विश्वास रखते थे, फुली, पूरी तरह से, एंड गॉट हिम टू डू एनीथिंग ही वांटेड, और वे कुछ भी कर सकते थे, ही वांटेड, जो चाहते थे। हिज लव फॉर ऑल, यानी उनका जो प्रेम था, फॉर ऑल एंड सन्ड्रे, यानी कि ये आपका ईडियम आ गया है, हमने आपको ईडियम्स पढ़ाए थे। और एक और देखो ईडियम यहाँ था,
रिले ऑन मिस, भरोसा करना, ये भी इडियम है आपका। और ये भी इडियम है ऑल एंड संडे मिस, क्या होता है, सभी लोग, क्या होता है, सभी लोग। तो हिज लव फॉर ऑल एंड संडे वाज बाउंडलेस, कैसे थे, असीम, यानी कि हिज लव, उनका प्रेम, फॉर ऑल एंड संडे, यानी कि सभी लोगों के लिए, उनका प्रेम सभी लोगों के लिए, वाज बाउंडलेस, कैसा था, असीम था, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने इस पैसेज को समझा। अब क्या है, आपकी पैसेज समझ में आ गया होगा तो आप आंसर को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आंसर करने के दो तरीके होते हैं। आपके आंसर करने के कितने होते हैं, दो तरीके होते हैं। कौन से वाले तरीके होते हैं कि हमको आंसर क्वेश्चन बेस पर लिखना है। किस पर लिखना है, क्वेश्चन बेस पर लिखना है। तो जो आंसर क्वेश्चन बेस पर लिखे जाते हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और जो आंसर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, तो ऐसे आंसर कैसे माने जाते हैं, सही तो वो भी होते हैं बट थोड़े से कम सही माने जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आंसर जो देना है वो क्वेश्चन बेस पर देना है, क्योंकि जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि आंसर जो होना चाहिए वो क्वेश्चन बेस पर होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं आंसर नंबर ए, वाई वाज सरदार पटेल कॉल्ड। तो सरदार पटेल वाज कॉल्ड, देखो यहीं से ले सरदार पटेल। अब देखो ये वाज है हमारा, हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। तो क्या करोगे, सरदार पटेल वाज द कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था बिकॉज, अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, बिकॉज, क्योंकि ही वाज, वह थे, कैसे थे, बताइए कैसे थे, स्ट्रिक्ट, कैसे थे वो, स्ट्रिक्ट। कहाँ है वर्ड, देखो इसमें मिल जाएगा आपको, कठोर, यानी कि ये रहा हार्श, तो स्ट्रिक्ट लगा सकते हैं, STRICT, स्ट्रिक्ट। एंड कैसे थे वो, बहुत ज़्यादा कैसे थे, कठोर और इफिशिएंट, कुशल। इफिशिएंट और एडमिनिस्टर, यानी कि प्रशासक जिसको बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अब देखो आपको ये करना है कि हम तो यहीं से इसी में से, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये कैसे किया आपने, बना बना के किया। और कहना है कि आपको हमको इसी में से लेना है, तो क्या करोगे आप, बिकॉज तक हो गया, यहां से लोगे, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि यहां से लेंगे। सरदार पटेल वाज द स्लाइटली ऑफ हार्श, यानी कठोर एंड रफ, उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, यानी उनको आयरन मैन कहा जाता था। यहाँ तक तो ले लेंगे आप, बिकॉज तक इसको, यहाँ से बिकॉज तक, बिकॉज के बाद क्या करोगे, क्योंकि यहाँ से फिर लेंगे इसको और यहाँ तक पूरा लेते जाइए इसको, फिर एंड लगा के, और उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से रिले ऑन फॉर हिम, यहाँ से ले लीजिए इसको एंड से, एंड यहाँ तक। ठीक है, तो ये आंसर आपका पूरा हो गया। ठीक, आगे क्या है, आगे आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज सरदार पटेल इन हिज प्राइवेट लाइफ। तो इसी में से लेंगे, यहाँ से लेंगे, इसको शुरू कर देते हैं यहाँ से। बी, आंसर नंबर बी क्या कहता है, यहाँ से लेंगे इन हिज प्राइवेट लाइफ,
प्राइवेट लाइफ में। कौन? सरदार पटेल। वाज, देखो यहाँ से बाज आ गया आपको उठ के, यानी कि इन हिज प्राइवेट लाइफ, अपने जो उनका प्राइवेट निजी जीवन था उसमें सरदार पटेल क्या थे। अब क्या थे, देखो हमने इसमें आपको वो इंडिकेट करने को कहा था, क्या थे? वो दयालु थे, काइंड एंड कंसाइडेड, यानी विचारशील थे। कंसाइडेड, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, और आपको वैसे ही करना है तो कहना है कि हमको अपनी तरफ से उसको बनाना है, तो आप क्वेश्चन में से नहीं लेना, हमको पूरा वही करना है। तो कहाँ से लिया था हमने? यहाँ से लिया था, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से कभी कभी यहाँ से लेके और पूरा आप कहाँ तक ले आओगे? इसको यहाँ तक ले आओगे, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा यदि आपको छांट के करना है तो। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको आंसर छांट के नहीं करना है, कैसे करना है? उसको बना बना के करना है, ठीक है। अब बात आती है तीसरा क्वेश्चन का, सी वाला, सी पॉइंट का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा है उसमें? एक्सप्लेन द इटैलिसाइज अंडरलाइन पोर्शन, यानी कि जो पोर्शन आपका अंडरलाइन हो रहा है उसको क्या करना है? उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन जानते होंगे, क्योंकि आपका प्रोज में से भी एक्सप्लेन करने को लिए आता है और आपका पोइट्री में से भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो हमने आपको बताया कैसे करते हैं, यानी कि आपको बड़ा चढ़ा के लिखना होता है। तो अब देखो यहाँ से इसको देखेंगे, डेट वन कुड रिले ऑन, उन पर कोई भरोसा कर सकता था, फॉर हिम एंड इफिशेंट, कुछ वर्ड मिस तो नहीं हो गया इसमें? रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट, हाँ जब भी तो कहते हम यहाँ से STRICT, स्ट्रिक्ट एंड, ये यहाँ से ये वर्ड है। तो जो आंसर है ना आपका, ये रही बात, स्ट्रिक्ट एंड, दो बार एंड लिख गया, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से, यानी कि जो आपका आंसर था वो यहाँ से बन जाएगा आपका। अगर आपको बनाना है यहाँ से, कोई भरोसा कर सकता था, क्योंकि ये रहा आपका स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट और एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है, आंसर पूरा। वो वर्ड वहाँ से मिस हो गया था, तभी तो मैं सोच रहा इसका कैसे मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या है, यानी कि अब आपको क्या करना है यहाँ से, दैट वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट क्वेश्चन, यानी कि उन पर कोई भरोसा कर सकता था क्योंकि वो कैसे सख्त और कुशल प्रशासन के लिए थे, वो सख्त और कुशल प्रशासन के लिए थे। तो देखो अब हमने क्या सोचा, उन पर कोई विश्वास कर सकता था। तो किसी पर कोई विश्वास कब करेगा? जब वो व्यक्ति ईमानदार होगा तभी तो करेगा। हाँ, तो कह सकते हैं सरदार पटेल वाज ए ऑनेस्ट मैन, ईमानदार थे किससे? विद हिज व्यवहार से, कह सकते हैं अपने व्यवहार से। तो विद हिज बिहेवियर, यानी कि वह अपने व्यवहार से कैसे थे? ईमानदार थे। और क्या करते थे? फॉर हिम स्ट्रिक्ट एंड इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो कहते थे उसको पूरा करते थे। एंड ओबेड हिज वर्ड, यानी अपने वाक्यों को पूरा करते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं, सो क्या कह सकते हैं?
इसीलिए एवरी मैन कुड रिले ऑन, या फिर हम यहाँ पर इसकी जगह क्या कर सकते हैं, फेथ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि हमको उसके वर्ड चेंज करने हैं, लैंग्वेज उसकी वही रहे, बातें उसकी वही रहे, सिर्फ उसके शब्दों को हम बदल दें, तो हम रिले ऑन की जगह क्या कर सकते हैं, यानी फेथ कर सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कुड फेथ विश्वास कर सकता था, क्योंकि ही वाज हर्स एंड स्किलफुल, वह कुशल क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये क्या होगी, व्याख्या होगी आपकी। व्याख्या हमने आपको बताया था ना, एक्सप्लेन हो गया, यानी कि आपको क्या करना है, जो आपको लाइन दी हुई है उसके कुछ लाइनें बढ़ा दी जाएं। तो उसमें मान लो आपकी कितनी लाइन थी, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, यहाँ से, तो एक लाइन थी आपकी। ठीक है, हमने देखो एक लाइन की थी, एक लाइन का हमने कर दिया आपकी 1 2 2.5, यानी कि 2 लाइन कर दी। तो यही एक्सप्लेनेशन होता है आपका। ठीक है, आपको पता है, इससे पहले आप पढ़ चुके एक्सप्लेनेशन क्या होते हैं। अब आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन, यानी कि सी के सेकंड में क्या पूछा है, गिव ए सुइटेबल टाइटल, एक अच्छा शीर्षक बताइए, किसके लिए, ऑफ द एबव पैसेज, ऊपर जो पैसेज दिया है। तो मैंने आपको बताया था, तो क्या लिख लोगे, ए सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज इज, अब क्या है इसके लिए सुटेबल टाइटल, तो हमने आपको बताया था हमारा टाइटल यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपने प्रत्येक क्वेश्चन को कर लिया और बहुत ही कम समय में कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया, तो मैंने इसको आपको पूरा समझाया, आपको स्टेज पूरा आपको पैसे समझाया, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आपको जहां पर आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएं, जहां पर आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएं, बस पैसेज को वही रोक देना, फिर उससे आगे आपको पढ़ना ही नहीं है। और अर्थ कर सको तो करना, अदरवाइज शब्दों को ढूंढना और इस क्वेश्चनों के मतलब को समझना है। ठीक है, यानी समय आपको बचाना है, क्योंकि इस पैसेज में समय को बचाना बहुत ही वो होता है। मैंने देखा अक्सर पूरे इसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, फिर दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर एक को। तो ज़्यादा ना हो सके, यदि आपको एक बार में 2 प्रश्न नहीं याद रहते हैं तो एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले, जब एक का उत्तर मिल जाए फिर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर दूसरे उसको पढ़ लीजिए, और आपके 1-2 मिनट इसमें बच जाएंगे। ठीक है ना, यानी 1-2 मिनट का आपको और फायदा हो जाएगा, क्योंकि जब 2 क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो इतनी बात आपके दिमाग में रहे या ना रहे, बट एक क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर पैसेज को पढ़ोगे, आपको पहला आंसर जो होगा वो दूसरी तीसरी लाइन में मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहला क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे पढ़ सकते हो ताकि आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकें। सबसे ज़्यादा जो मेन समस्या आती है वो समय की आती है, क्योंकि सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट जो होते हैं वो करते करते क्या होते हैं, पूरे क्वेश्चनों को नहीं कर पाते और समय बीत जाता है। और ये क्वेश्चन अक्सर 80% बच्चों का क्वेश्चन ये छूट जाता है, मैंने देखा है छूट जाता है कॉपियों में। लेकिन आपको क्या करना है, आप जब आप आधा पेपर कर लो मेरे हिसाब से, और समय को तो देखते जाओगे, लगा कि आपके पास 20 मिनट बची हुई हैं, आपने देखा 20 मिनट बची हुई हैं, अब 20 मिनट में आपके पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं। अभी कौन सा रह गया है, ऐसे का रह गया है और ये रह गया आपका। अब ऐसे भी 12 नंबर का है, ये भी है 6 नंबर का है देखा जाए तो क्या करोगे उस कंडीशन में,
उस कंडीशन में क्या करोगे कि सबसे पहले आप इसको लिखोगे, इसको क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद तुम इसमें 6 को 6 नंबर कर दोगे तो 6 में 5 मिलने के आपको पूरे चांस हैं, 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप 20 मिनट में ऐसे जो लिखोगे उसमें आप अगर कितना भी ऐसे लिख दोगे फिर भी आपको इतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो 20 मिनट में आप इसको 10 मिनट में कर लोगे, मैंने 10 मिनट आपके लिए दे दी, 10 मिनट में आप इसे बहुत ही आसानी से कर लोगे। जिस टाइप से मैंने बताया, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसको मिलने के बाद खट, और फिर इसका टाइटल क्या है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, और फिर अंडरलाइन का क्या करना है, उसके सेंटेंस 2-3 बना के उसको कंप्लीट कर दोगे, ठीक है ना। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और बाकी जो 10 मिनट बचे हैं आपके पास उसमें तुम ऐसे को लिखिए, और यदि आप ऐसे लिखने का शुरू कर दिया आपने तो वो 20 मिनट आपका ऐसे खा जाएगा और ऐसे भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप। तो क्या करना है, पहले आप इस क्वेश्चन को करोगे और उसके बाद फिर ऐसे लिखना शुरू करोगे। हो सकता है चलो 10 मिनट में आपने 1 पेज लिख दिया, 1.5 पेज लिख दिया, तो फिर भी आपको उस पर 6, 7, 8 नंबर मिल जाएंगे और आपके ये 6 नंबर ये भी बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ऐसी जब कंडीशन आ जाए तो आप पहले इसको चुनोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको पहले क्या करोगे, इसको बहुत अच्छे से समझना है और 2-3 बार समझना है। 2-3 बार समझोगे आपके बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे खास बात क्या है कि जो हमने आपको समझा उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और ये आपका तीसरा सेट समाप्त हो चुका है और आपका अब अगला सेट स्टार्ट होगा। इसीलिए जब अगले टॉपिक का क्या होता है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के आओगे, ताकि जो अगला टॉपिक है आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।